सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं मैथ का आज नहीं लाऊंगा। दोस्तों आज से मैं वीडियो आपके लिए साइंस का टॉपिक भी लाता रहूंगा ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। दोस्तों आज का जो साइंस का जो टॉपिक है, मैं आप साइंस का बायोलॉजी के बारे में आज बताऊंगा। उस बायोलॉजी का जो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा सेल के बारे में। जो सेल अक्सर क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है, सेल को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं हम कोशिका बोलते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जो है डीपली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मैं बेसिक क्वेश्चन भी इसके बारे में बताऊंगा और डीपली जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मैं वहाँ तक भी जाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप वीडियो देखिएगा, इसके बाद आप कोशिका को फिर से दोबारा किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। अक्सर यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों जीव विज्ञान। यानी जब हम किसी जीव जंतुओं के बारे में जानकारी यानी स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा टॉपिक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बायोलॉजी शब्द से पूछता है कि बायोलॉजी शब्द का यानी जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा कि दो वैज्ञानिक थे कि जो बायोलॉजी यानी लेमार्क और ट्रेविरेनस, बहुत ही फेमस दोनों वैज्ञानिक हैं। अक्सर इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। याद रखिएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो कौन है दोस्तों, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी मैं डीपली भी जाऊँगा तो बस आप बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अरस्तु को कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। ये क्लियर हुआ दोस्तों। आगे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बस बेसिक अभी ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूं। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी जो हो जाता है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। बहुत ही सबसे छोटी कोशिका यही होती है। सबसे बड़ी भी पूछता है बहुत ज़्यादा। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं दोस्तों, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा जाता है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका किसे बोलते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को। यहाँ पे तीसरा पॉइंट यह आ जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है। तो इसको भी याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। या तो न्यूरॉन ऑप्शन में रहेगा या तो तंत्रिका कोशिका रहेगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं जो अक्सर एग्जाम में आपको इसको रटना ही है हर हाल में दोस्तों। अब आई बात, आप कॉन्सेप्ट पे आइए कि कोशिका यानी सेल किसे कहते हैं। तो जीव की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम सेल कहते हैं यानी कोशिका कहते हैं। जितने भी जीव जंतुओं के शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही होता है। तो कैसे होता है शरीर का निर्माण, सबसे पहले जान जाते हैं दोस्तों। आइए, ये याद हो गया हो दोस्तों। आप नोट भी करते रहिएगा ताकि आपका एक नोट्स बनता रहे और फिर उसके बाद कोशिका से रिलेटेड कहीं भी एग्जाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहीं भी छूटेगा नहीं दोस्तों। तो कृपया जब भी वीडियो देखिएगा आप नोट्स बनाते रहिएगा। आइए दोस्तों हम जानते हैं। तो सेल का परिभाषा सबसे पहले आप जान जाइए कि सेल किसे कहते हैं यानी कोशिका किसे कहते हैं। तो जीव की सबसे छोटी इकाई यानी कह सकते हैं कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। आइए दोस्तों, सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर।
बस ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। देखिए यूनिसेल्यूलर यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव, और दूसरा हम बोल सकते हैं बहुकोशिकीय जीव। ध्यान से बस देखते रहिएगा दोस्तों, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए अब बात आती है कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तो कौन कौन से जीव हैं उसको याद रखिएगा। तो पहला याद रखिएगा दोस्तों अमीबा, इनका शरीर जो होता है दोस्तों केवल एक कोशिका का बना होता है। दूसरा जो है हमारा प्रोटोजोआ, याद रखिएगा दोस्तों प्रोटोजोआ जो है इनका भी शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। तीसरा होता है दोस्तों क्लेमाइडोमोनास। ये अक्सर ही आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव हैं, तो कम से कम इन तीनों को याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं तीनों को बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। तीसरा क्या हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो ये तीन प्रकार के एक कोशिकीय जीव को क्या कीजिएगा दोस्तों आप याद रखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होगा यानी यूनिसेल्यूलर कौन कौन से होगा, ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, और ऐसे जीव जंतु को हम अपने आंख से भी नहीं देख सकते। इन जीव जंतुओं को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तीनों जीव को याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, प्रोटोजोआ और क्लेमाइडोइडाइस। और भी जीव जंतु हैं लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है। मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय, तो ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बस याद रखिएगा कि मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय, तो जितने भी मानव से लेकर जितने भी बड़े जीव जंतु आते हैं वो बहुकोशिकीय आते हैं। क्योंकि बहुकोशिका का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर जो भी जीव जंतु बनते हैं वो उनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय। बात क्लियर हुआ दोस्तों, आइए आगे। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और उम्मीद करूंगा आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। दोस्तों देखिए अब बात आती है कि कोशिका शब्द की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, और तरह तरह की बातें इसमें कैसे आगे आके देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट, देखिए याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद कैसे किए थे रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक आप मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकृति जब वो अपने माइक्रोस्कोप में खोज कर रहे थे तो वो कॉर्क के आकार में पतली झिल्ली और मोटी एकदम लचीलादार टाइप का यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार को आकृति के देखा इस टाइप का। तो जब वो देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस तरह की छोटी छोटी रूम टाइप का यानी कमरा टाइप का उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, और इन कमरों को ही उन्होंने क्या बोला, कोठरी बोला। याद रखिएगा दोस्तों, जब माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक जब कोशिका का जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार की आकृति को जो एक कॉर्क की सहायता से उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी की छत्ती की आकार टाइप का एक कोठरी जैसा उनको रूम दिखाई दे रहा था, तो उस रूम को ही बोले कोठरी, और कोठरी को ही मिलकर क्या बना दोस्तों, कोशिका। तो इस तरह जो है कोशिका का जो है खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। आगे कई वैज्ञानिक आए, ल्यूवेनहॉक आए, रॉबर्ट ब्राउन आए, पुरकिंजे आए। तो इस तरह के वैज्ञानिक क्या क्या सिद्धांत दिए मैं अब आपको एक एक करके बताना चाहूँगा, बस आप वीडियो में देखिए, बने रहिए दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक आए, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। कब किया था, तो इन्होंने 1674 में जीवाणु का खोज किया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु यानी प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने। आगे इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट ब्राउन आए, रॉबर्ट याद रखिएगा दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन आए। तो इनका सिद्धांत क्या था कि रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, और जीव जंतुओं का शरीर जो है कैसे बना हुआ दोस्तों, तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक की खोज की थी। यहाँ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। आगे चल के इस कोशिका में एक वर्ड आता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म,
यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य का सबसे पहले खोज जो है डुजार्डिन ने किया था। याद रखिएगा, डुजार्डिन सबसे पहले खोज जो किया था प्रोटोप्लाज्म का, डुजार्डिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था। लेकिन इसका नामकरण जो है कौन किए थे दोस्त, तो वो हम पुरकिंजे। याद रखिएगा कि नामकरण यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। लेकिन सबसे पहले जीव द्रव्य का खोज जो है वो डुजार्डिन ने किया था। इस तरह से आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद हमारे आए स्लाइडेन और स्वान। याद रखिएगा दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान आए, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है दोस्तों, स्लाइडेन क्या थे, ये एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे और स्वान जो थे ये प्राणी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपना अपना एक मत रखा। स्लाइडेन बोले कि जितने भी पादप हैं यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो किनका सिद्धांत था, तो ये स्लाइडेन का सिद्धांत था कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनका जो शरीर है वो सूक्ष्म जीवाणुओं से सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना हो। तो स्लाइडेन का सिद्धांत था। तो उसी पे सिद्धांत पर स्वान ने कहा कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे चलकर इन दोनों ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है कोशिका का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका का सिद्धांत। तो क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों यहाँ पर कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्लाइडेन और स्वान मिलकर जो है कोशिका का सिद्धांत दिए थे। इस कोशिका के सिद्धांत में क्या था, तो इन्होंने एक सिद्धांत रखा। उस सिद्धांत का क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस सिद्धांत में इन दोनों ने मिलकर बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही होता है। इसलिए कोशिका को एक जीवन की आधारभूत इकाई माना गया है। किन्होंने कहा, तो ये इन दोनों ने मिलकर बताया अपना कोशिका का सिद्धांत में कि जो कोशिका होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है। इसी के साथ स्लाइडेन और स्वान के बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था विर्चो। क्या नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, एक एक सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। बस उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आए वैज्ञानिक हमारा विर्चो आए। तो विर्चो बोले कि जितने भी कोशिका हैं उनका निर्माण आखिर कैसे होता है। तो विर्चो ने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि जितने भी कोशिका का निर्माण हो रहा है वो अपने पहले वाले यानी पुराने वाले कोशिका से जो है नए कोशिका का निर्माण होता है। तो अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिका से ही होता है। तो याद रखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है, तो विर्चो ने कहे थे। क्या कहे थे दोस्तों कि कोशिका का निर्माण जो होता है वो पहले वाली कोशिका से ही नए वाले कोशिका का निर्माण करता है। तो सिद्धांत किसका था, तो विर्चो वैज्ञानिक का था। आगे चल के कोशिका पे ढेर सारे सिद्धांत आने लगे। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, नूल और रुस्का, बहुत जगह नॉल भी बोलते हैं। तो नूल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की और इस खोज के बाद जो है कोशिका का जो ज्ञान जो है दिन पर दिन बढ़ता गया और तरह तरह के वैज्ञानिक जो है अपना अपना मत देते गए। दोस्तों, मैं आप जितनी भी मैं बात बताया हूं मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आइए दोस्तों चलते हैं कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म का जैसे मैंने आपको खोज बताया था, तो इसका अभी सिद्धांत बताऊंगा, इसका कार्य बताऊंगा। केंद्रक में कौन कौन से तत्व यानी कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कोशिका का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके सामने दो फिगर दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये दो फिगर आखिर किसके हैं। तो ये कोशिका का दो फिगर बनाया गया है, एक पादप कोशिका के लिए बनाया गया और एक जंतु कोशिका के लिए बनाया गया। तो दोस्तों आप ये जो ऊपर वाला फिगर देख रहे हैं वो जंतु कोशिका है और ये जो नीचे वाला फिगर देख रहे हैं ये इसको पादप कोशिका। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, देखिए कोशिका को जो है केंद्रक के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा इन दोनों में अगर डिफरेंस आपसे अगर पूछ देगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है,
तो याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये अंतर याद रखिएगा। अब आइए चलते हैं कि कोशिका में आखिर कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, उनके आविष्कारक कौन है और उनका कार्य क्या है और किससे मिलकर बने होते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से अब यहाँ से आपको जो है बुक से या कहीं नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सारे को कॉन्सेप्ट को एक जगह मर्ज कर दिया हूँ ताकि आप मजे से इसको याद भी कर ले और आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप पहला देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली, तो आप अब जानिए कि कोशिका झिल्ली होता क्या है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि ये कोशिका हमारा ये है, तो ये जंतु कोशिका का है। तो ये जंतु कोशिका या पादप कोशिका के ऊपर देखिए ये एक छाल पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये पतली एकदम पतली आकार की छाल हो जाती है जिसको हम झिल्ली कहते हैं। वो झिल्ली क्या करता है दोस्तों कि बाहर से कोई पदार्थ क्या होता है कि छनकर अंदर आ जाता है और अंदर से जो पदार्थ बाहर जाता है वो छनकर बाहर जाता है। तो वो कोशिका झिल्ली का काम है। कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली है ये किसका बना होता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये प्रोटीन क्या होता है कि इस कोशिका झिल्ली के दो परत जो होता है, दो परत प्रोटीन का होता है। याद रखिएगा ये जो कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये कोशिका झिल्ली का जो यानी दो परत प्रोटीन का होता है और एक परत जो होता है वो लिपिड का होता है। याद हो गया दोस्तों कि कोशिका की सबसे बाहरी वाली परत को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली का काम क्या है दोस्तों, तो जो भी बाहर से जो पदार्थ इसके अंदर आता है, देखिए छनकर अंदर आ जाता है और उसी तरह अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर चला जाता है, वो कोशिका झिल्ली का ही कार्य है। दूसरा आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति का मतलब कि अक्सर आप देखते होंगे कि कोशिका भित्ति जो है वो जीव जंतु यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आप देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर छाल रहता है, वो छाल को ही हम लोग बोला जाता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। वो क्या करता है कि अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो बाहरी आघातों से क्या करता है, अंदर की क्रियाओं को सुरक्षित प्रदान करता है ताकि अंदर की क्रियाओं पे कोई प्रभाव न पड़े। तो वो कोशिका भित्ति का काम है। कोशिका भित्ति अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, तो वो सेलुलोज को। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि कोशिका का हमारा पादप कोशिका भी है और जंतु कोशिका है। तो आप उसमें देख रहे हैं कि कुछ तरल पदार्थ चिपचिपा टाइप का इसमें भरा हुआ है। तो इस तरल पदार्थ के चिपचिपे यानी गाढ़ा तरल पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। याद रखिएगा दोस्तों, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन भाई साहब ने, और जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था वो पुरकिंजे किए थे। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे डुजार्डिन और इसका नामकरण जो किए थे वो पुरकिंजे। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है दोस्तों, जब आपसे पूछेगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी तो आप टिक कीजिएगा डुजार्डिन, लेकिन जब आपसे पूछ देगा कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था तो याद रखिएगा पुरकिंजे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक जीव द्रव्य में देखिए द्रव्य क्या होता है, तो देखिए कोशिका के चारों तरफ, देखिए कोशिका के चारों तरफ ये गाढ़ा तरल पदार्थ आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव है यानी उसमें जल की मात्रा होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो जब जल है तो जल में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा है और हाइड्रोजन की भी मात्रा है, लेकिन किसी भी कोशिका में जब द्रव की मात्रा होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आपको टकराएगा एग्जाम में कि कोशिका में यानी सेल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम होती है कि न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा कि कोशिका में ये जितने भी द्रव हैं जल का बना हुआ है। जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका की मात्रा जो होती है यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कोशिका में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा हम अगला टॉपिक चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा का भंडार गृह इसको कह सकते हैं दोस्तों, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा क्या है दोस्तों,
अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बस आप ध्यान से बस देखते रहिए, आपको फिर से अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट जो अक्सर एग्जाम में जो अंदर डीप से डीप क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप नोट्स बनाइएगा जरूर, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने की है, याद हो गया। अब बात आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो इस वैज्ञानिक का नाम था बेंडा। ये बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, ठीक है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा, कोशिका ऊर्जा का भंडार किसको कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5वां नंबर राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पैलेट वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा, अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था। अब राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों जो है प्रोटीन का फैक्ट्री यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहीं पे पाया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। और लाइसोसोम को एक और नाम से कहा जाता है जिसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन टकराता है दोस्तों कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का ये एंजाइम है। तो लाइसोसोम में 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा कि लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है और इसमें जो है दोस्तों 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोल्जी काय, यानी गोल्जी काय की खोज जो दोस्तों गोल्जी ने किया था। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाए कि गोल्जी काय की खोज गोल्जी ने किया था। अब गोल्जी काय का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गोल्जी काय का मतलब होता है श्रवण। यानी आप देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर जो होता है छोटे छोटे रेशा टाइप का जो है पाया जाता है, जो उसके अंदर से जो है दोस्तों द्रव का जो है स्राव होता है, बाहर आता है और अंदर जाता है। तो उस प्रकार को ही हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका काम जो है गोल्जी काय के अंतर्गत आता है। तो गोल्जी काय की खोज की थी गोल्जी, और गोल्जी काय का काम क्या है, श्रवण क्या है, यानी अंदर से जो भी द्रव बाहर आ रहा है और बाहर का जो भी द्रव अंदर जा रहा है जिस रेशा के माध्यम से, उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्जी काय। याद रखिएगा। अब इसी को कहा जाता है यातायात प्रबंधन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यातायात प्रबंधन कहा जाता है किसे, तो याद रखिएगा गोल्जी काय। यानी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है दोस्तों, गोल्जी काय। क्योंकि गोल्जी काय देखिए यहाँ कोशिका में जो छोटे छोटे पतले पतले रेशे पाए जाते हैं, उस रेशा के द्वारा जो है जितना आप द्रव देख रहे हैं वो द्रव क्या हो रहा है, बाहर आता है कुछ द्रव और कुछ द्रव अंदर चला जाता है। तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इसीलिए गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। लवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लवक यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्लास्टिड। ये क्या होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। देखिए दोस्तों, वर्णी लवक हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब इसके एक एक क्या क्या बात है आप देखिए। वर्णी लवक किसको कहते हैं दोस्तों, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे में जितने भी फूल और फल रहते हैं वो कलरफुल रहते हैं। तो वो कलरफुल किसके कारण होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जितने भी फूल, जितने भी फल रंगीन कलर होते हैं, देखते होंगे बहुत सारे ढेर सारे फूल जो है हमारा कलरफुल दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल रंगीन दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यानी वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो याद रखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे में फूल और फल जो रंगीन यानी कलरफुल होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वर्णी लवक के कारण। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अक्सर ये क्वेश्चन, ये तीनों का क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों, तो ल्यूकोप्लास्ट पेड़ पौधे में ऐसे जगह पाया जाता है जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। यानी कह सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। इसलिए पेड़ पौधों को जड़ जो होता है उनका कोई कलर नहीं होता है, वो व्हाइट कलर के रहते हैं। तो अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवर्णी लवक पेड़ पौधे में पाए जाते हैं कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि जड़ में, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसका अवर्णी जड़ का कलर आप देखे होंगे तो व्हाइट कलर का होता है। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं हरित लवक। ये पेड़ पौधों का सबसे ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों। हरित लवक, जितने भी पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं वो इन्हीं के कारण यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हरे दिखाई देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है
यहीं पे होता है और भोजन का निर्माण हरित लवक में ही होता है, यानी पत्तियों में ही होता है। इसीलिए हरित लवक को रसोई घर कहा गया है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, हरित लवक को क्या कहा गया है? रसोई घर। तो इस तरह मैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता दिया हूं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे जरूर निरोध करूंगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे मेहनत को प्यार दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आपके प्यार के लेकर और मैं वीडियो अच्छे अच्छे लाता रहूं, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।